यस, माई सेल्फ डॉक्टर कमलेश नारायण, और हम अपने उसी टॉपिक को आगे प्रोसीड कर रहे हैं जो टॉपिक हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे। वो ब्रीदिंग एंड गैसेज एक्सचेंज टॉपिक था, जिस टॉपिक में हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे। उस रेस्पिरेशन में हमने पहला स्टेप आपको पढ़ा दिया था, दैट वाज ब्रीदिंग। बता दिया था कि हम कैसी मैकेनिज्म है हमारी, कैसे हम हवा अंदर लेते हैं और कैसे निकालते हैं, कितनी हवा लेते हैं और कितनी हवा निकालते हैं, ये भी बड़ा अहम पॉइंट था, वो भी बता दिया था। अब सेकेंड स्टेप पर आते हैं, जो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था उसका दूसरा स्टेप है, दैट्स ए गैसेज एक्सचेंज। लेकिन इस बात को फिर समझिए कि जो हमारे गैसेज एक्सचेंज हैं दो जगह हैं। एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जब हम रहते हैं तो ये इन एल्वेलाई, लंग एल्वेलाई, दैट इज सराउंडेड बाय पल्मोनरी कैपिलरीज, वहाँ होता है। और जब हम इंटरनल रेस्पिरेशन में जाते हैं तो इन टिश्यूज, दोनों जगह एक ही मैकेनिज्म है। तो हम इस जगह पर दोनों ही चीज़ें एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म तो एक ही है। यानी गैसों की अदला बदली कैसे हम लंग एल्वेलाई में करते हैं और कैसे हम टिश्यूज़ में करते हैं। तो पहली बात आती है, भाई एक्सचेंज करेंगे तो जाहिर है सर कोई एक जगह होगी जहाँ से गैस कोई एक दिशा में जाएगी, दूसरी गैस किसी दूसरी दिशा में जाएगी। तो पहली बात आती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सर 3 फैक्टर्स हैं गैसेज एक्सचेंज के लिए। सबसे पहला फैक्टर है जो सबसे अहम है, दैट इज ए प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर बोलिए या इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दिस। तो जो पहला हमारा फैक्टर है, जाहिर बात है कि जहां प्रेशर ज़्यादा होगा, जहां प्रेशर कम होगा, आसानी से उधर ही मूव करेगी। जैसे सपोज करिए यहाँ हमने बोला जो हमारा प्रेशर है वो 30 है और यहाँ हमने बोला प्रेशर 29 mmHg है, तो ऑब्वियस है जो गैस होगी वो 30 से 29 की तरफ ही जाएगी। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अभी इस पे बात करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, गैसेस की सॉलिबिलिटी कितनी है? भाई जिसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी वो बड़ी आसानी से डिफ्यूज हो जाएगी, वो ज़्यादा आसानी से जाएगी। अब जो सॉलिबल ही नहीं है तो जाहिर है उसको जाने के लिए मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और तीसरा फैक्टर है थिकनेस, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। जिस मेम्ब्रेन के अलॉन्ग ये गैसेस आदान प्रदान होनी है वो अगर थिक होगी तो जाहिर है डिफ्यूजन स्लो होगा, एक्सचेंज स्लो होगा। अगर वो थिन होगी तो एक्सचेंज जल्दी होगा। तो अब हम अपने टॉपिक पे आए, लेकिन इन तीनों बातों को हम ध्यान रखेंगे। अब उसको देखने के लिए हम यहाँ समझते हैं। जैसे सपोज करिए हमने एक लंग एल्वेलाई लिया, दिस इज द लंग एल्वेलाई। हम सिर्फ एल्वेलाई लिखें और हम जानते हैं जो लंग एल्वेलाई है दैट इज सराउंडेड बाय कैपिलरीज। तो हम आपको कैपिलरीज दिखा दें, ये रही हमारी कैपिलरीज। यस, एक तरफ से ब्लड आ रहा है और एक तरफ से ब्लड चला जाएगा, तो हमें इन्हीं में गैसेस एक्सचेंज करना है। तो प्रेशर ग्रेडियंट समझने के लिए सर यहाँ पर हम लोग ये जाने कि जो लंग एल्वेलाई में गैसेस आती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड होता है, इसलिए हम अशुद्ध ब्लड को नाम देते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या निकलता है? जैसे लोग कहते हैं ना अशुद्ध है, तो अशुद्ध का मतलब क्या है? क्या उसमें कचरा भरा है? नहीं भाई, कचरा नहीं भरा हुआ है। सर टेक्निकली आप उसे समझिए कि अशुद्ध का मतलब क्या होता है। सर अशुद्ध का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज 40 mmHg होता है। जब भी हम कभी ये कहेंगे कि हमारा खून अशुद्ध है इस टॉपिक में, तो उसका मतलब समझा जाएगा ऑक्सीजन कम है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो ज़्यादा है, एंड दैट इज 45 mmHg। तो जो वेन्स में ब्लड होता है सामान्यतः, जिसे आप कहते हैं अशुद्ध ब्लड, दैट मीन्स दिस कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 40 mmHg है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो 45 mmHg है। हाँ, अब जरा यहाँ पे भी समझिए, लंग एल्वेलाई में भी हवा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इस जगह पे ऑक्सीजन
104 mmHg होती है, और जो CO2 है एंड दैट इज ओनली 40 mmHg। जो हमने ब्रीदिंग के दौरान हवा यहां पर भर रखी है, तो लंग एल्वेलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर 104 है। अब इसको आप सोच के देख लीजिए, बड़ी आसानी से समझ में आएगा कि जब ये आपके पास अशुद्ध ब्लड यहां पर पहुंचा, तो आप खुद सोचिए आपको क्या लगता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इधर कितना है ब्लड में, 40 mmHg। तो एकदम आसान सी बात है कि दिस ऑक्सीजन हैज टू डिफ्यूज फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। बड़ी आसानी से ऑक्सीजन इधर जाएगी, दैट शोज द प्रेशर ग्रेडियंट। और CO2 को अगर आप देखें इस जगह पे, तो CO2 यहाँ पे 45 है, उधर 40 है, तो दिस CO2 इजिली डिफ्यूजेस दिस साइड। जो पहली बात अभी हमने आपसे कही थी कि गैसेस एक्सचेंज करने के लिए प्रेशर ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को समझना होगा, तो ये देखिए साफ है, ये गैसेस एक्सचेंज यही कहलाया गैसेस एक्सचेंज, कि ऑक्सीजन easily diffuses from lung alveoli to the blood and CO2 diffuses from the blood to the lung alveoli। और ये गैसेस एक्सचेंज तब तक चलता रहेगा एज अ सिंपल डिफ्यूजन। ये जो चेंज हो रहा है दैट इज बाय द प्रोसेस, एंड दिस प्रोसेस द डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन की प्रक्रिया से होता है क्योंकि सिंपल प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से है। और ये गैसेस एक्सचेंज तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारे पास इस ब्लड के अंदर भी तकरीबन वही पार्शियल प्रेशर ना डेवलप हो जाए जो यहाँ पर है। मींस ऑक्सीजन 104 तो नहीं लेकिन 95 mmHg लगभग, और CO2 45 mmHg। और जब ऐसा हो जाएगा तो इसी को हम लोग कहते हैं शुद्ध ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें तो कुछ ऐसी बात ही नहीं कही भाई, प्रेशर ग्रेडियंट साफ दिख रहा है कि लंग एल्वेलाई जो अब पल्मोनरी कैपिलरीज से घिरी रहती थी, पल्मोनरी कैपिलरीज अशुद्ध ब्लड को प्राप्त करती है, और वो अशुद्ध ब्लड का मतलब निकला ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40, CO2 का पार्शियल प्रेशर 45। जैसे ही वो ब्लड आपके पल्मोनरी कैपिलरी से गुजरता है, ऑक्सीजन बड़ी आसानी से लंग एल्वेलाई से डिफ्यूज होकर ब्लड में जाता है, CO2 बड़ी आसानी से डिफ्यूज होकर ब्लड से लंग एल्वेलाई में आता है, ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट। और तब तक डिफ्यूजन चलता रहेगा, गैसेस एक्सचेंज चलता रहेगा जब तक ब्लड के अंदर भी तकरीबन वही पार्शियल प्रेशर ना डेवलप हो जाए जो हमारे लंग एल्वेलाई के अंदर है। और एट लास्ट जब ब्लड यहां से निकलता है, शुद्ध ब्लड यहां से निकलता है, उस समय ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 और CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg हो जाता है। इसी साथ हम जो है टिश्यूज की बात भी करेंगे क्योंकि वो भी साथ में समझते चलिए। जैसे ये हमारी टिश्यू सेल्स हैं, टिश्यू सेल, टिश्यू सेल के अंदर हमेशा मेटाबॉलिज्म होती रहती है। तो अगर हमेशा यहाँ मेटाबॉलिज्म होती रहती है तो जाहिर है ऑक्सीजन यहाँ पर हमेशा कम रहता होगा क्योंकि वो कंज्यूम कर लेता होगा। मेटाबॉलिज्म लगातार चल रही तो CO2 हमेशा ज्यादा रहता होगा, वो लगातार प्रोड्यूस होता होगा। अब इसको हम ये समझें कि जो भी हमारी टिश्यू कैपिलरीज होंगी, एंड यस दैट इज अगेन सराउंडेड बाय द टिश्यू कैपिलरीज, जो हमारी टिश्यू सेल होगी वो ऐसे सराउंडेड होंगी। देखिएगा दोनों का लॉजिक एक है, इसलिए एक्सटर्नल एस्पिरेशन और इंटरनल एस्पिरेशन दोनों के स्टेप हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं। किसी भी टिश्यू सेल को आप देखें तो इस टिश्यू सेल में हमेशा शुद्ध ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड। और अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध ब्लड का मतलब क्या होता है। शुद्ध ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजन 95, अभी आपको यहां बताया हमने, और CO2 दैट इज 40 mmHg। देखिए यही बता, तो यही वाला ब्लड जो है वो आपका यहां पर आएगा। अब आप फिर से प्रेशर ग्रेडियंट को देखिए, यहां पे चूंकि ऑक्सीजन जो है वो उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, इससे ऑक्सीजन बड़ी आसानी से इधर डिफ्यूज होगा, यस। और CO2 का पार्शियल प्रेशर यहां 40 है, अंदर 45 है, तो CO2 इधर डिफ्यूज होगा। फिर से वही बात कहनी है कि गैसेस एक्सचेंज तब तक चलेगा जब तक आपके ब्लड के अंदर मोर और लेस वही पार्शियल प्रेशर ना डेवलप हो जाए जो आपके टिश्यूज में ऑक्सीजन दैट इज 40 mmHg और CO2 दैट इज 45 mmHg।
और इसी ब्लड को हम लोग कहते हैं अशुद्ध ब्लड, दैट्स ए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस यानी मैकेनिज्म दोनों जगह एक ही है, सिंपल डिफ्यूजन, और प्रेशर ग्रेडियंट भी तकरीबन वैसा ही है। बस डिफरेंस इस बात का है कि टिश्यू कैपिलरीज में और जो लंग कैपिलरीज में गैसेस एक्सचेंज होता है उसमें डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 जो है वो अलग अलग है, और वजह साफ है, दैट्स ए प्रेशर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हाँ, इसमें एक और बात ध्यान दीजिए, जो हम इस जगह पर बात कर रहे थे, यहां को अगर आप समझें इस जगह पे, तो जो लंग एल्वेलाई थी हमारी, एंड दैट वाज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, और हमारी जो पल्मोनरी कैपिलरीज है हमारी इज अगेन मेड अप ऑफ एंडोथेलियम। देखिए दिस वन। तो इसका मतलब यही तीन चीजें ऐसी हैं जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बना रही हैं। दिस वन, ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, और इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में क्या क्या आया? तीन चीजें आई हैं। एक तो सर लंग एल्वुलर एपिथेलियम, एल्वुलर एपिथेलियम सिंपल स्क्वेमस, दूसरा कैपिलरी एंडोथेलियम, कैपिलरी एंडोथेलियम, और तीसरा बीच में जो आपके पास यहां बेसमेंट सब्सटेंस भरा हुआ है वो, दैट इज बेसमेंट सब्सटेंस। तो ये हम देख पाए इस जगह पे कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, गिनने को तो 3 मेम्ब्रेन से बनी हुई है, लेकिन ये बहुत थिन होती है, लेस, वेरी लेस, मच लेस देन अ मिलीमीटर, बहुत पतली होती है। इसी वजह से गैसेस बड़ी आसानी से यहां भी डिफ्यूज होती हैं, और सेम फिनोमिना इज हियर। वो तो सेल है, सेल मेम्ब्रेन है खाली, यहां तो हम सेल क्रॉस करने की बात करते हैं, यहां तो और ज्यादा थिननेस बढ़ गई। तो 2 फैक्टर आपने देख लिए, क्योंकि जहां से डिफ्यूजन होना है वो बेहद थिन है, इसलिए आसानी से गैसेस डिफ्यूज हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ग्रेडियंट। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अगर आप बहुत ध्यान से हमारी बात समझ रहे हैं और टॉपिक तक पहुंच रहे हैं, तो एक क्यूरोसिटी आपको आएगी जरूर। अभी आ रही होगी अगर आप ठीक पढ़ाई कर रहे हैं, और नहीं तो जब आप ठीक पढ़ेंगे कुछ समय बाद समझ में आएगा, तब आपकी क्यूरोसिटी होगी। मैं अभी आपको बता देता हूं। जैसे हमने यहां पे कहा कि यहां प्रेशर ग्रेडियंट देखिए 104 और यहां 40, यानी अगर आप इस जगह पे देखें तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो तकरीबन 64 का है, यहां पे देखें तो 55 है, यानी ऑक्सीजन का जो ग्रेडियंट है वो काफी ज्यादा है, भी लगभग 50 से 60 mmHg का है। लेकिन CO2 का जो ग्रेडियंट है वो देखें सिर्फ यहां 45 से 40 या 45 से 40, यानी CO2 का जो प्रेशर ग्रेडियंट है सिर्फ 5 mmHg का है। तो सर यही बात आपको समझनी है कि ईश्वर ने जब यहां पर डिफ्यूजन की बात की है तो ऑक्सीजन में ग्रेडियंट ज्यादा क्यों किया और CO2 में ग्रेडियंट कम क्यों किया। अगर CO2 में ग्रेडियंट कम है तो जाहिर हमें ऐसा लगेगा कि भाई CO2 कम डिफ्यूज होगी और ऑक्सीजन ज्यादा डिफ्यूज होगा। ऐसा नहीं है, ईश्वर ने जो चीज आपको जहां पर दी है उतनी ही उपयुक्त है। इसकी वजह तीसरे रीजन में छिपी है, जहां आपने कहा था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। आप अगर केमिस्ट्री थोड़ा सा जानते हैं तो इस जगह पर एक जरूरत है कि जो CO2 की सॉल्युबिलिटी होती है, CO2 सॉल्युबिलिटी इज 20 times more than that of oxygen। जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है उसकी तुलना में CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 गुना ज्यादा है, और अगर 20 गुना ज्यादा है तो सर स्पीड भी उतनी ज्यादा होगी। भाई जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतनी तेज डिफ्यूज होगा ना। भाई आपने थिकनेस एक बराबर कर दी, तो अगर हमारी सॉल्युबिलिटी दोनों की एक बराबर होती तो हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी समान रखते। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि ईश्वर ने आपको जो बनाया है वो कितना ज्यादा समझ के बनाया है। ईश्वर को ये पता रहा होगा कि ऑक्सीजन और CO2 की सॉल्युबिलिटी अलग है, अगर हम इनका ग्रेडियंट उतना ही कर देंगे, 50-60 का ही दोनों जगह कर देंगे, तो CO2 तो बहुत ज्यादा डिफ्यूज हो जाएगी। और आपको पता होना चाहिए अगर आपके ब्लड से CO2 ज्यादा निकल जाएगी तो मर जाओगे।
CO2 का भी होना आपके ब्लड में ज़रूरी है। अगर CO2 यहाँ से निकल गई तो आपकी ब्रीदिंग ही नहीं कर पाएंगे। वो आगे मैं आपको रेगुलेशन में पढ़ाऊंगा। इसलिए सर यहाँ पर उसी फैक्टर को रेगुलेट करने के लिए कि सर ग्रेडियंट हमारा उसने बदल दिया। ऑक्सीजन के जो प्रेशर ग्रेडियंट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ज़्यादा रखा और CO2 का कम रखा। तो ये तीन फैक्टर मिल करके सर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो गैसेज एक्सचेंज हुआ उसे भी अंजाम देते हैं, और वही तीनों फैक्टर मिल करके इंटरनल रेस्पिरेशन में जो गैसेज एक्सचेंज होता है उन्हें भी अंजाम देते हैं। तो आपको ये बात समझ के रखनी है कि जब हम अशुद्ध ब्लड बोलें तो इसका मतलब क्या होता है, शुद्ध ब्लड बोलें तो इसका मतलब क्या होता है, वही चीज़ यहाँ नजर आ रही है। जब हम लंग एल्वलाई की बात करेंगे तो प्रेशर ग्रेडियंट कितना होगा, और टिश्यू सेल्स की बात करेंगे तो प्रेशर ग्रेडियंट कितना होगा। अगर ये बातें आपको डेटा के फॉर्म में याद हों तो इस टॉपिक में तो कुछ भी नहीं है। हालांकि आपके एग्जाम में ये वैल्यूज भी सीधे सीधे पूछी जाती हैं। व्हाट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू सेल, डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड सेम फॉर द CO2। तो बात हमारी इस जगह पूरी हुई कि जो गैसेज एक्सचेंज है वो इन्हीं तीन फैक्टर पे काम करता है, और तीनों फैक्टर का रोल है, और शायद इसी वजह से हम डिफ्यूज़न आसानी से कर लेते हैं।